वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वान को एक डंजन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उसने उसे खोजने से साफ साफ मना कर दिया था। पर औरतों की पार्टी को वो डंजन गलती से मिल चुका है, इसी वजह से उनको अब रॉयल कैपिटल में इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इसलिए कुसाला निकल जाता है रॉयल कैपिटल की, और साथ ही साथ वान ने उसे एक मिथरल से बनी सोड भी दे दी थी। इसलिए कुसाला इसका इस्तेमाल करके और उसको ठिकाने लगा देता है। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक लड़की को भी देख पाते हैं जो एक मेड के तौर पर काम की तलाश में निकली है। इसलिए कुसाला उसे अपने साथ चलने को कहने लगा। शुरू में तो वो उसके लिए मना कर रही थी, पर आखिर में वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में शिवालिक ऑर्डर का काम जोरों शोरों से चल रहा था, तभी वहाँ पर कुसाला और फ्लेमेरिया भी आ जाते हैं। पर उसके पास एक लड़की को देखकर वान के साथ साथ औरतों के ग्रुप के छक्के उड़ चुके थे। यहाँ तक कि डंजन की खबर पूरे रॉयल कैपिटल में फैलने की वजह से एडवेंचरर का ग्रुप वान विलेज में आ पहुंचा। पर उनकी गैंग थोड़ी अजीब थी, लेकिन डी के खौफ की वजह से उनमें धीरे धीरे सुधार आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्लूरियल डंजन के पास बेस बनाने के लिए वान को कैसे न कैसे करके तैयार कर लेती है। डंजन के रास्ते में उनकी मुलाकात एक ट्रोल से हो चुकी, जिनको वो अजीब से गैंग निपटा देती है। यहाँ तक कि रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है, पर वान उनको सुलझा लेता है। और हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था वान ने वहाँ पर काफी बड़ा बेस तैयार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ एस्पार्टा वान का अच्छे से वेलकम करने लगा। अब आगे एपिसोड 9 की शुरुआत वान विलेज का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर आटे घूमते हुए कह रही थी यह जगह कितनी सुंदर दिखने लगी है ना। उसकी इस बात पर वान बताता है कि तुम्हारा ये कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगने लगा है कि हमारी मेहनत रंग लाई। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आटे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि हर कोई ऐसे खूबसूरत विलेज में रहने से काफी खुश होगा। इस पे वान का कहना है तुमको इस विलेज में आए हुए काफी समय हो गया है, तो बताओ तुम इस बारे में क्या सोचती हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आटे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वान बताता है मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर रहोगी। अब ये सुनने के बाद आटे कुछ कहना तो चाहती है, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। इसलिए वान बताता कि मेरा मतलब है कि एंगेजमेंट प्रपोजल को अलग रखते हुए तुम क्या करना चाहती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी फीलिंग को पहले रखना ठीक रहेगा। जिसके जवाब पर आटे बोली मैं लॉर्ड वान से सगाई करना चाहती हूँ। अब ये सुनने के साथ वान कहा कि क्या तुम मुझसे सगाई करना चाहती हो। अब ये सुनने के साथ आटे ब्लश करने लगी, जो देखकर वान कहा कि क्या मुझे ऐसा दिखावा करना चाहिए कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। पर वान कुछ देर सोचने के बाद अचानक से खुश हो जाता है, जो देखकर आटे कहने लगी लॉर्ड वान तुम अचानक से खुश क्यों लग रहे हो। इस बात पर वान उसे बता देता है कि तुम ये सब इमेजिन कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस एपिसोड का नाम है द टीमेट गर्ल्स ब्यूटीफुल मैरिनेट डांस। इसका मतलब यह है कि डरपोक लड़की का ब्यूटीफुल कठपुतली का डांस। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं, जहाँ पर वो दोनों मर्चेंट वान विलेज में आते के साथ कह रहे थे लॉर्ड वान हम रॉयल कैपिटल से वापस आ गए हैं। उनको यहाँ पर देखकर वान कह रहा था तुम्हारा फिर से स्वागत है, वैसे क्या तुमने अपनी ट्रेडिंग कंपनी आसानी से सेटअप कर ली। जो सुनकर वो बंदा कहता है हाँ सब कुछ बढ़िया रहा लॉर्ड वान, और ये सब आपकी वजह से है, और जैसा हमने वादा किया था 30 प्लेटिनम ये रहे। तभी वान उस पोटली को लेने के साथ उनका शुक्रिया अदा करते हुए वो पोटली टिल को पकड़ा देता है। लेकिन टिल घबराते हुए कह रही थी मैंने पहली बार इतने बड़े अमाउंट को अपने हाथों में संभाला है। वहीं की साइड में केम्सन सवाल करता है क्या लेडी पहला मेरा विलेज में वापस नहीं आ रही है। ये बात सुनकर वो मर्चेंट कहता है कि उन्होंने कहा कि उसे काउंट कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करने जाना है, क्योंकि उसे लगता है कि काउंट के साथ रहने के बजाय तुम्हारे साथ अलायंस करना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अलायंस वाली बात को सुनने के बाद वान काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता कि तो क्या वो इसी विलेज में रहेगी। जिस पर वो बंदा मना करते हुए कहता कि नहीं, उन्होंने कहा कि उनका प्लान इस विलेज के पास एक जमीन लेने का है। जो सुनने के बाद केम्सन काफी ज्यादा खुश होने के साथ बोलता है कि लेडी पहला मेरा को जानने के बाद मुझे यकीन है कि उन्हें ये सब समझाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान अपने मन में कहने लगा वह लेडी किसी को पता चलने से पहले ही क्वीन बन जाएगी। और जब वो ऐसा सोच रहा था तभी रैंगो उसके सामने काफी बड़ा बक्सा धरने के साथ कहता कि हम तुम्हारे सामने यह मास्टरपीस पेश कर रहे हैं जो हमें रॉयल कैपिटल से मिला है। फिर जब उसने खोला तो वान काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहा कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। जिस पर एग्री करते हुए रैंगो कहने लगा यह एक बो मशीन है जो एक साथ 10 शॉट फायर कर सकती है, साथ ही साथ ये रॉयल कैपिटल की लेटेस्ट टेक है। जो सुनने के बाद वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ बोल रहा था मैं इससे नए बैरिस्टा भी बना सकता हूँ, तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में वान उस मशीन बो को अच्छे से चेक करते हुए कह रहा था तो क्या इस लीवर को खींचने से अगला बोल्ट नीचे खिसक जाएगा। वही साइड में आटे वान को इतना खुश देखकर बताते कि लॉर्ड वान मैंने तुमको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ वान उसकी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा था, पर वो उस मशीन बो को अच्छे से चेक करने के बाद अपना क्यूब उठाते हुए प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ सेम टू सेम उसी मशीन बो जैसा क्रिएट कर लेता है। अब ये देखने के बाद आटे और टिल की आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि वान कहता है कि ये हिल नहीं रहा है। जो सुनकर टिल कहने लगी तो कभी कभी तुम फेल भी हो जाती हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान उसकी तरफ देखने लगा। अब ये देखने के बाद टिल घबराते हुए कहती है ओह मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था। जिसका जवाब देते हुए वान बताता है मैं हर समय चीजों में फेल हो जाता हूँ, बस अपने मैजिक के अलावा मुझे किसी और चीज पर प्राउड नहीं है। वान की ये डिमोटिवेट बातों को सुनकर आटे बताना शुरू करती है
ये सच नहीं है। सोट चलाने और पढ़ाई में तुम में कमाल का टैलेंट है, वहीं दूसरी तरफ मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान कहता है कि क्या कहा टैलेंट, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें अपने शैतान बटलर और मेरे नाइट के उधर डिमोनिक कमांडर से मिलवा दूंगा, जिसकी वजह से तुम कुछ ही समय में मेरे जैसी अमेजिंग बन जाओगी। अब ये सुनकर आर्टे हंसने लगी, जबकि वान सवाल करता है, इससे मुझे याद आया आर्टे तुम्हारी मैजिकल एप्टीट्यूड क्या है। अब ये सुनने के साथ आर्टे काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी मैजिकल एप्टीट्यूड काफी ज्यादा बेकार है। आर्टे को इतना उदास देखेकर टिल उसको समझाने लगी, लेडी आर्टे लॉर्ड वान तुमको जवाब देने के लिए फोर्स नहीं कर रहे, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। ये बात सुनकर आर्टे खुद पर काबू रखते हुए बताना शुरू करती है, मेरा एप्टीट्यूड मैरियोनेट मैजिक है। जो सुनने के बाद वान अपने मन में बोलता है कि मैरियोनेट मैजिक मेरे प्रोडक्शन मैजिक की तरह ही है, इसे भी नोबल्स बेकार मानते हैं, इसलिए उसे भी उतना ही नापसंद किया जाता है जितना मुझे पहले किया जाता था। फिर वो उसे बताना शुरू करता है, क्या बात है, मैंने ये मैजिक पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो। खैर मैरियोनेट मैजिक की एप्टीट्यूड वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, बेशक शायद इसलिए क्योंकि काफी सारे लोग इसे छिपाते हैं, फिर भी तुम वो पहली इंसान हो जिससे मैं मिला हूँ जो इसका इस्तेमाल कर सकती है, ये किस्मत है आर्टे, समझो। वान की ऐसी बातों को सुनकर आर्टे को एक उम्मीद मिल चुकी थी। फिर वो वान के क्यूब में अपने मैरियोनेट मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ उसको एक डोल में बदल देती है, जिसके बाद वो उसमें स्ट्रिंग इंजेक्ट करने के बाद उसको हिलाने लगी। ये सब देखने के बाद वान उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, यहाँ तक कि वो उसका हाथ पकड़ते हुए कह रहा था, ये इनक्रेडिबल मैजिक है, इस मैजिक में लिमिटलेस पोटेंशियल है आर्टे। दूसरी तरफ टिल उन्हें देखने के बाद खो जाती है। फिर उसे याद आया कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए, ये काफी बढ़िया था लेडी आर्टे, बहुत बहुत इनक्रेडिबल, क्या तुम वह डांस फिर से कर सकती हो जो तुमने मैरिनेट से करवाया था। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर आर्टे का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। साथ ही वो बताती कि हालांकि मैं मैरिनेट को नचाने में खुद से बेहतर हूँ। उसकी इस बात पर टिल कहती कि नहीं नहीं, ये तो सच में कमाल का है, चलो लॉर्ड वान से और भी प्यारे पपेट बनवाते हैं, मुझे यकीन है कि अगर तुम उनके साथ कोई शो करोगी तो विलेज वाले काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। टिल की ऐसी बातों को सुनकर वान कहता है कि तुम सही कह रही हो और ये सुनने में मजेदार लगता है। जब हम ये कर रहे हैं तो मैं आर्टे द्वारा खोजे गए मिथ्रल ओर का इस्तेमाल करके एक शानदार मैरियोनेट क्रिएट कर सकता हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए आर्टे निराश होते हुए बताती कि लेकिन मेरा मैजिक दूसरों को दिखाने लायक नहीं है। जो सुनने के साथ वान बोलता है कि यह बात मेरे मैजिक के लिए भी कही जा सकती है। काफी सारे लोगों ने मुझसे कहा कि यह बुरी बात है कि मेरे पास प्रोडक्शन मैजिक है, यहाँ तक कि मेरे फादर ने मुझे फेलियर भी कहा था, लेकिन मैंने इस मैजिक से सबको खुशियां दी हैं। मुझे यकीन है कि वह सब तुम्हारे मैरियोनेट मैजिक का भी मजा लेंगे। ये बात सुनकर लेडी आर्टे के होश उड़ चुके थे, पर वो उसे बताना शुरू करती है, मैं हमेशा से यही सोचती आई हूँ कि मैं बेकार हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ लॉर्ड वान तो मैं कोशिश करूंगी। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर वान ने काफी बड़ा स्टेज तैयार कर दिया होता है और वहाँ पर ऑडियंस के तौर पर विलेजर्स के लोग थे जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, लॉर्ड वान ने हम सबको यहाँ पर बुलाया है, मुझे हैरानी है कि क्या होने वाला है और क्या पीछे वाले लोग ठीक है, वैसे लॉर्ड वान क्या करने वाले हैं। स्टेज की तरफ हम वान को देख पाते हैं जो अपने दर्शकों को बता रहा था, आज यहाँ इकट्ठा होने के लिए आप सभी का शुक्रिया, अब हम लेडी आर्टे के मैजिक का इस्तेमाल करके एक शो करेंगे। दूसरी तरफ आर्टे अपने स्ट्रिंग वान के द्वारा क्रिएट की गई पपेट में इंजेक्ट कर देती है। ये करने की वजह से वो पपेट खड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि वहाँ के लोग सारे के सारे हैरान होने की वजह से कह रहे थे, ऐसा लगता है कि जैसे वो जिंदा हो गई है और ये मैरियोनेट मैजिक है ना। वैसे क्या किसी ने इसका इस्तेमाल करके रॉयल फैमिली और नोबल्स को खत्म करने की कोशिश नहीं की। वहाँ की ऐसी बातों को सुनकर आर्टे घबराने लगी, यहाँ तक कि वो अपनी पास्ट की बातों को याद करने लगती है जहाँ पर उसकी माँ उसको चमाट मारते हुए कहती है, तुम हमेशा मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों खड़ी करती रहती हो। ये सब याद करने की वजह से आर्टे वहीं पर फ्रीज हो चुकी थी। जो सब देखने के बाद वो लोग कह रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया, क्या ये शो अब नहीं चलेगा। वहाँ की ऐसी बातों को सुनकर वान उनसे कहने लगा, हे सब लोग ऐसा मत सोचो कि मैरियोनेट तुम्हें ग्रीड करेगा। फिर वो अपने मन में कहता कि द मैजिक ऑफ वाइल्ड क्रिमिनल्स, मैरियोनेट मैजिक को अक्सर ऐसा ही लेबल दिया जाता है और उसके साथ ऐसा ही भेदभाव किया जाता है। ये सब कहने के बाद वो उनसे कहा कि आप देखेंगे कि लेडी आर्टे का मैजिक असल में क्या कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने मन में बताता कि इसके बाद सब लोग उसे कैसे देखेंगे, वह उसके साथ कैसे पेश आएंगे। वह ये सब सोचकर डर गई है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आर्टे जो डरी हुई थी उसमें एक जोश आ चुका था, यहाँ तक कि उसने अपने कठपुतले को हिलाना शुरू कर दिया और वो एक डांस का फॉर्म ले लेता है जो दिखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा था। उसके इस डांस को देखने के बाद जो लोग उसकी बुराइयां कर रहे थे वो लोग उसके डांस में खो जाते हैं, जबकि इस डांस को करने में आर्टे का खून पसीना एक हो चुका था। उस डांस को देखकर वान अपने मन में कहता कि कितना प्यारा डांस है, लेडी आर्टे का मैरियोनेट मैजिक बेजान चीजों में जान डाल देता है, ये सच में वंडरफुल मैजिक है। और वहाँ पर ये पपेट शो ऐसे ही चलता रहा, जिसके खत्म हो जाने के बाद हम आर्टे को देखते हैं जो काफी ज्यादा थक चुकी थी, यहाँ तक कि उसके पसीना भी आ रहा था। इसी के साथ वहाँ का माहौल एकदम शांत हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम उन बड़बोड़ी ऑडियंस को देख पाते हैं जिनके मुंह खुले के खुले रह गए थे, पर वो लोग अचानक से चिल्लाते हुए कह रहे थे, क्या कमाल का मैजिक था, मुझे देखकर मजा ही आ गया, इस तरह का डांस मैंने पहली बार देखा है। उन सब की ऐसी तारीफों को सुनने
सुनने के बाद आटे अपने मन में कहने लगी, मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा एप्टीट्यूड काफी ज्यादा खराब है। उसी वक्त वहाँ पर वान आटे के साथ उसे बता देता है कि आटे तुमने कर दिखाया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आटे काफी ज्यादा इमोशनल होने के साथ उससे चिपक जाती है और वो रोते हुए उसका बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर वान के मेंशन की तरफ आ गया था। उसी वक्त वहाँ पर केमसिन टपकते हुए लॉर्ड वान को बताना शुरू करता है, लॉर्ड वान एक जरूरी खबर है, रॉयल फैमिली का लोगो वाली एक कैरेज हमारी तरफ आ रही है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम खूब बड़ी आर्मी को देख पाते हैं और ये आर्मी किसी और की नहीं बल्कि किंग डीनो की है। जबकि पैनामेरा सामने की तरफ आते के साथ कहने लगी, क्या तुम कहना चाहती हो यंग मैन? जिस पर वान बताने लगा, पैनामेरा काफी समय हो गया मिले हुए। उसके इस जवाब को सुनने के बाद पैनामेरा कहते कि ये तो काफी ठंडा जवाब है, क्या तुम्हें कोई दूसरी लड़की मिल गई है? उसकी इस बात पर वान बताता है कि आर्टी और मैं अब पहले से भी ज्यादा करीब आ गए हैं। वहीं साइड में पैनामेरा काफी ज्यादा खुश होने के साथ उससे कह रही थी, काफी समय हो गया मिले हुए लेडी पैनामेरा। आर्टे के इस फेस एक्सप्रेशन को देखने के बाद पैनामेरा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो बताना शुरू करती है, अरे लड़के तुमने ये क्या चाल चली और इतने कम समय में वह इतनी कैसे बदल गई है? जिस बात का जवाब देते हुए वान बताता है कि खैर मुझे हैरानी है कि ऐसा क्या हो सकता है। आटे को अपने मैजिक पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने उसे बताया कि यह कितना शानदार है। इस बात पर पैनामेरा कह रहे थे, तुमने कुछ चालाक चालें चली हैं जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। उसी वक्त उनको खांसने की आवाज आने लगी, जो सुनने के बाद वो मैजेस्टी के सामने झुकने के साथ बताती कि अरे यार मैं तो इनके बारे में भूल ही गई थी, अब अपना सिर झुकाओ लड़के, तुम मैजेस्टी के सामने खड़े हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के सारे लोग उनके सामने अपना सिर झुका चुके, पर वान मैजेस्टी शब्द सुनकर हैरान था। उसी वक्त किंग डीनो अपने कैरेज में से बाहर की तरफ आते के साथ वान से कहना शुरू करते हैं, तो तुम हो वान नहीं फटी हो, चलो अपना सिर उठाओ और मैं डीनो एंड सोरा बेलरिनेट स्कोडिया का किंग हूँ। उनकी बात खत्म होते ही किंग का चांसलर बता देता है कि मेरा नाम अपेटा है। पर किंग डीनो की बात अभी भी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो कहने लगे, तुम ऑफिशियली तौर पर बैरन बन गए हो और नोबल्स के लोअर रैंक में शामिल हो गए हो, इसलिए तुमको हमारे सिटी के फायदे के लिए खुद को डेडिकेटेड करना होगा। अगर आप लोगों को बैरन का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, वान को एक छोटी सी जमीन मिली है जहाँ का वो लॉर्ड है और उसी को बैरन कहते हैं। मैजेस्टी की बात सुनने के बाद वान कहने लगा, हाँ मैजेस्टी मैं विनम्रता से आपकी बात मानता हूँ। ये बात सुनकर किंग डीनो कहते कि मुझे बड़ी चीजों की उम्मीद है और मैंने सुना है कि तुमको अपनी बैलेंसशिप में एक डंजन मिला है और कोई इसके बारे में पूछने आएगा तो उन्हें इसकी पूरी ईमानदारी से डिटेल दे देना, साथ ही साथ मैं झूठ या झूठी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब सुनने के बाद वान इसके लिए तैयार हो जाता है। साथ ही साथ मैजेस्टी बताते कि आखिर में फॉरेस्ट के ड्रैगन को हराना सच में एक अमेजिंग काम है। यहाँ तक कि इस बार के खास दावे और जगह को देखते हुए तुम मेरे सभी सवालों का जवाब सही से दोगे, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वान कहता है कि बिल्कुल, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको हर चीज का सच सच जवाब दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक बात का वादा करें और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन अगर आप इस पर यकीन नहीं करते तो यह आपको झूठा लग सकता है, इसलिए मैं मैजिस्ट्री से कहता हूँ कि आप खुले दिमाग से सोचें। जिस पर मैजिस्ट्री का कहना है, तुम उतना ही दिलचस्प हो जितना विस्काउंट नेस्कियन ने मुझे बताया था और मैं इसका वादा कर सकता हूँ। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर वान विलेज के अंदर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वान उनको अपना विलेज दिखाते हुए बताना शुरू करता है। तो ये रहा छोटा सा विलेज आप देख रहे हैं, ये सिटो है, इसकी दीवारें, गेट और खाई इसके डिफेंस की फाउंडेशन है, दीवारों के ऊपर लगे बैलिस्टा इसके अटैक का मेन कोर है। वान के इस विलेज को देखने के बाद मैजेस्टी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, पर वो अपने चांसलर की राय जानना चाहते थे, जिस पर वो बताने लगा, वैसे बैलिस्टा एक तय दूरी पर कुछ साइज के एनिमी से निपटने के लिए अच्छे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उनकी इस बात पर वान बताता है कि तो फिर मुझे एक टेस्ट दिखाने का मौका दो, केमसिन फॉरेस्ट में एक फायरिंग करना जरा। ये जानने के बाद केमसिन जंगल की तरफ एक फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ। अब ये देखने के बाद किंग डीनो की आंखें फटी की फटी रह गई थी, यहाँ तक कि वो बताते हैं वह जबरदस्त ताकतवर दूरी थी। दूसरी तरफ अपेटा भी हैरान होने के साथ बताता है, इसके अलावा इसने एक के बाद एक 2 बॉल फॉरेस्ट की ओर छोड़े, वो भी बिना किसी खास आर्चर या मेज के। ऐसा अटैक करना हैरान करने वाला है। ये बात सुनकर किंग डीनो कहता है कि मैं तुम्हारे स्टार शेप रैम्पार्ट के बारे में भी जानना चाहता हूँ, जो सुनकर वान कहता कि अच्छा, हमारा स्टार शेप फोर्ट्रेस, यह शेप हमें कई डायरेक्शन से एनिमी पर अटैक करने की परमिशन देता है। जो सुनने के बाद अपेटा बोलता कि हर तरफ से बरसते ये बोल्ट डरावने लगते होंगे, है ना? जबकि दूसरी तरफ पैनामेरा का कहना है, अभी ये डिफेंस एरियल अटैक को छोड़कर बाकी सभी के लिए एकदम सही है। उनकी इस बात पर वान बताता कि एरियल अटैक्स मैंने कई सारे क्रिएट किए हैं, लेकिन जब तक मैं उन्हें टेस्ट नहीं कर लेता मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि वह कितने अच्छे से काम करते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अपेटा हैरान होते हुए कहता कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम वो वेपन खुद ही बनाते हो। उसकी इस बात पर वान पूरी तरह से एग्री था, जबकि किंग डीनो कहने लगे, मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं झूठ या झूठी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसका जवाब देते हुए वान बताता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वहीं पर खड़ी पैनामेरा का कहना है, मैजेस्टी मैं आपकी चिंता समझती हूँ,
लेकिन प्लीज उसकी बात को अच्छे से सुनो क्योंकि और भी झटके आपको लगने वाले हैं। उसी वक्त अपेटा सवाल करता है रैम्पार्ट्स का डिजाइन किसने बनाया क्योंकि उनका स्ट्रक्चर काफी अनोखा लगता है, जिस पर वान बता देता है कि ये सब मैंने किया है। अब ये सुनने के साथ अपेटा बताता है कि और विलेज के डेवलपमेंट को इस स्केल पर लाने के लिए कई साल लग गए होंगे। इस बात पर वान कह रहा था मैंने इसे बनाने में काफी मेहनत की है और सभी ने सामान इकट्ठा करने में मदद की, जिसके जवाब पर अपेटा बोला तो फिर इन दीवारों को बनाने में तुमको कितने साल लगे होंगे। उसके सवाल का जवाब देते हुए वान बता देता है कि मुझको इस विलेज को पूरी तरह से क्रिएट करने में लगभग 4 महीने लग गए थे। अब ये सुनने के साथ मैजिस्ट्री अपेटा से ही सवाल करने लगे क्या तुम इसे समझते हो। इस पे अपेटा बताता कि मुझे ये समझना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। उन दोनों को इतना कंफ्यूज देखकर पैना मेरा सामने की तरफ आते हुए बताना शुरू करती है मैजिस्ट्री शायद ये सबसे अच्छा होगा अगर वे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दे। इसी के साथ यहाँ से बाहर की तरफ आ गया था जहाँ पर वो लोग विलेज में घूम रहे थे, पर वहाँ के सारे लोग वान को देखकर कह रहे थे लॉर्ड वान गुड आफ्टरनून, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आपकी पूरी की पूरी फैमिली एकदम बढ़िया होगी। वान सामा आज तो आप काफी गुड लुकिंग लग रहे हो। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर वान उन सभी को बता रहा था चलो हम सभी मिलकर फिर कभी मीट का मजा लेंगे। वहाँ के इन लोगों को देखकर अपेटा सवाल करता है कि क्या ये लोग विलेजर्स हैं, जिस बात पर वान पूरी तरह से एग्री था। अब ये सुनने के साथ अपेटा हैरान होने के साथ बताता है कि तो क्या लॉर्ड और उनके लोग ऐसी आम बातचीत कर सकते हैं, जिस पर वान तो एग्री था, पर वो दोनों ये सुनकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर हम विलेज से थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो मुस्टंडे चिल्लाते चिल्लाते वहीं की तरफ आ रहे होते हैं। इस अजीब से ग्रुप को देखने के बाद वो लोग अपने मन में सोच रहे थे अबे अब ये क्या बला है, पर वो बला उससे कह रही थी हेलो लॉर्ड वान और आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वान का कहना है मुझे लेक के पास कुछ काम है, वैसे क्या तुम सब ठीक हो, जिस बात पर वो लोग पूरी तरह से एग्री थे, यहाँ तक कि उनको अब पागलों के दौरे आने लगे। लेकिन अपेटा हैरान होने के साथ वान से सवाल करता है ये लोग कौन थे, जिस बात का जवाब देते हुए वान बताता कि वह एडवेंचर पसंद करने वाले लोग हैं, जब वह यहाँ डंजन देख रहे थे तब हमारी दोस्ती हुई। दूसरी तरफ अब उनके पास कोई अल्फाज नहीं बचे थे, फिर यहाँ से कट होकर लेक की तरफ आ गया था जहाँ पर वो दोनों अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद उनकी आंखें फटे की फटी रह गई थी, जबकि लाडा बेस्टा सामने की तरफ आते हुए कहा अरे सन इन लो तुम यहाँ पर हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान कहता है कि लाडा बेस्टा मैं तुम्हारा सन इन लो नहीं हूँ, याद है ना। दूसरी तरफ किंग डिनो शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि अगर मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही है तो ये अब कल्लू है ना। इस पे अपेटा बता रहा था क्या इत्तेफाक है मैजेस्टी, मैं भी यही देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इतने सारे अब कल्लू रह रहे हैं, मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। वहीं की साइड में खड़ा वान कुछ देर सोचने के बाद बताना शुरू करता है एस्पार्डा क्या हमें लेक के पार एक ऊंची रैम्पार्ट बनानी चाहिए। इसी के साथ एस्पार्डा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी बड़ी चट्टान क्रिएट कर देता है और उसका फाइनल टच देने के लिए वान अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ उस चट्टान को रैम्पार्ट में बदल चुका। जो सब करने के बाद वान उनसे कहने लगा तो हाँ मैं इसी तरह अपनी रैम्पार्ट बनाता हूँ, वैसे आप और आगे क्या देखना चाहोगे। पर आगे देखना छोड़ो, उन दोनों के तो मुंह खुल चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। फिर यहाँ से इनकट होकर अब कल्लू के रहने के ठिकाने की तरफ आ गया था जहाँ पर लाडा बेस्टा वान से सवाल करता है सन इन लो क्या वह आदमी कोई चीफ है, जो सुनकर वान कहता है खैर वह एक ग्रेट चीफ की तरह है जो कई चीफ्स के बीच कोऑर्डिनेट्स बिठाता है। उसकी इस बात पर लाडा बेस्टा बताता है कि हे भगवान तब तो मुझे उसे पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमेशा जो लोग ट्राइब लीड करते हैं उन्हें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो सब कहने के बाद वो उनके करीब जाते हुए बताना शुरू करता है ग्रेट चीफ्टेन मैं लाडा बेस्टा हूँ, लाडा ट्राइब का चीफ्टेन। उसके सवाल का जवाब देते हुए किंग डिनो बताते हैं कि मैं सिटी का किंग हूँ डिनो एंड सोरा बेलरिनेट। सर लाडा बेस्टा आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। जो सुनने के बाद लाडा बेस्टा बोलता है कि हाँ बिल्कुल वैसे ही हमारे दोस्ती की निशानी के तौर पर मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर एक अपकल्लू आते के साथ वान को एक रेयर मटेरियल पकड़ा देता है, जिसको देखने के बाद पैना मेरा हैरान होने के साथ कहती कि बिल्कुल नहीं क्या वे ओरिज चैलकम है। उस ओरिज चैलकम को देखने के बाद अपेटा के होश उड़ चुके थे, साथ ही वो चिल्लाते हुए बता रहा था ये तो वह लेजेंडरी मेटल है जिसे गॉड्स ऑफ द मेटल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मैजेस्टी बताते कि मुझे कभी भी इतनी रेयर चीज देखने की उम्मीद नहीं थी। जबकि अपेटा कह रहा था अगर हम इसकी सोड बनाते हैं तो वो दुनिया की नंबर 1 सोड होगी। जिस पर किंग डिनो का कहना है तुम खर्च की चिंता मत करो, अगर इसकी सोड बन जाती है तो ये तुरंत एक नेशनल ट्रेजर बन जाएगा, जिसकी वजह से इस तरह ये इनवैल्यूएबल होगा। और जब वो दोनों ऐसा कह रहे थे तभी हम वान की तरफ आते हैं जहाँ पर वो अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके ओरिज चैलकम को एक सोड में बदल देता है। अब ये देखने के बाद वो दोनों भी इसे घूर घूर कर देखने लगे, जो देखकर वान उस सोड को अपने पीछे छुपा लेता है। पर अपेटा सवाल करने लगता है क्या हमने अभी अभी तुमको ओरिज चैलकम से सोड बनाते हुए देखा। जबकि किंग डिनो उसको शक्की निगाहों से देखने के साथ बताना शुरू करते हैं मैंने तुमसे कहा था कि झूठ मत बोलना और तुम सोड बना सकते हो है ना। ये बात सुनकर वान बहाने मारते हुए कहता है कि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। पर उसके इरादे को अच्छे से समझने के बाद किंग डिनो बोले अगर तुम्हारी कोई मांग है तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा
करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी ईमानदारी की पूरी कीमत चुकाऊंगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वान कहता है कि ऐसे में प्लीज मुझे इस विलेज में परमानेंट रेजिडेंस दे दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कभी भी दूर मत भेजिएगा, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। जिसका जवाब देते हुए किंग डिनो बताते हैं अगर तुम कैपिटल में आते हो तो तुम्हारे स्टेटस की परवाह किए बिना तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। जो सुनने के बाद वान बोलता है कि अगर मैं यह जमीन छोड़ दूं तो यहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन कौन करेगा, और एक ऐसी जमीन बनाना जहाँ लोग खाना, कपड़ा और घर पाने के लिए मेहनत किए बिना शांति से रह सके, यह एक किंग का कर्तव्य है। इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस जमीन को खुशहाल बनाऊं। इस बात पर किंग डिनो कह रहे थे सच कहूँ तो तुम्हारा टैलेंट यहाँ छोड़ना शर्म की बात है, लेकिन अगर तुम कैपिटल नहीं भी आओगे तो भी अगर मैं यहाँ कोई अपना मैसेंजर छोड़ दूं तो तुम हमारे साथ काम करोगे, है ना। जिसके जवाब पर वान बोला जरूर मैजेस्टी, अगर मेरे बस में हुआ तो जो मैं कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर किंग डिनो कहते हैं कि अब मैं हैरान नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने तुमको एक बच्चे के रूप में देखना बंद कर दिया है। जो सुनकर वान अपने मन में कहता है कम से कम मैं रॉयल कैपिटल में जाने से बच गया, मैं इस जमीन को और बेहतर बनाता रहूंगा ताकि मैं आराम से जिंदगी जी सकूं। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर मैजेस्टी वान को बता रहे थे बदकिस्मती से मैं ज्यादा समय तक रॉयल कैपिटल से दूर नहीं रह सकता और क्या मैं अगला डंजन कंफर्म कर सकता हूँ। दूसरी तरफ वान का कहना है डंजन इतना दूर है कि आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए मैं आज वहाँ जाने की सलाह नहीं दूंगा। इस पे किंग डिनो बताने लगे थे मेरे लिए तुम्हारा रवैया लगातार कैजुअल होता जा रहा है। अब ये सुनने के साथ वो दोनों हंसने लगे। ये बात सुनकर वान कुछ भी उन्हें समझा पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक बंदा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इमरजेंसी लोड पान, एक ड्रैगन इसी तरफ आ रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान कहने लगा सब लोग डिफेंस में लग जाओ और एडवेंचर करने वालों को खबर भेजो। ये सब सुनने के बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं, जबकि वान पूछने लगा कि ड्रैगन की लोकेशन क्या है, जिस पर वो बंदा उसे बताने ही वाला था पर ड्रैगन उनके विलेज में पहले ही एंटर कर चुका, जिसकी वजह से वान के विलेज पर अब काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।